Good evening, everyone. I hope audio is clear. Yes, sir. This particular session is for class 10th. We are conducting this session for class 10 student. Okay, so let me share your screen. Okay, so is it visible to everyone, this notebook kind of screen? Okay, so chemistry, we are actually going to discuss chemistry subject. ठीक है, for क्लास 10th. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री को डिस्कस करने की लिए आए हैं. ठीक है, ये पर्टिकुलर सेशन में. ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर क्लास 10. सो स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि क्लास 10 के अंदर हमारे पास जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका कितना वेटेज है, किस तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक वी हैव एनटीएससी और कुछ ओलंपियाड वाले एग्जाम्स भी होते हैं. वहाँ पे भी आप किस तरह से स्कोर कर सकते हैं वो वाली चीज़ें भी हम सीखेंगे. और दिस कोर्स इज बेसिकली ए फाउंडेशन. ठीक है, बेसिकली हमारा यहाँ पे मेन फोकस रहेगा कि फाउंडेशन बनाना. किस चीज़ का फाउंडेशन बना रहे हैं हम लोग? फाउंडेशन बना रहे हैं फॉर JEE एंड नीट. ठीक है, क्योंकि आगे चल के अगर आपने साइंस लेने का सोचा है, ठीक है, सो डेफिनेटली यू विल प्रिपेयर फॉर दिस JEE एग्ज़ाम. ठीक है, या फिर मेडिकल एंट्रेंस के लिए आप नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो वहाँ पे आपको किस तरह का थिंकिंग प्रोसेस चाहिए, या व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस यू नीड, what kind of decision making power we need. ठीक है, in order to crack these exams. और ये एग्ज़ाम बेसिकली आपको एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाती है. ठीक है, सो बेसिकली जो साइंस है वो आपको एक बेटर एनालिटिकल पर्सन बनाने में हेल्प करती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारे जो चैप्टर्स हैं वो तो 4-5 ही हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा कि आपको एक फाउंडेशन दिया जाए कि आगे, जैसे चैप्टर 1 है तो वो फ्यूचर में 11th स्टैंडर्ड में आपको किस तरह से हेल्प करेगा. ठीक है, और 12th में किस तरह से हेल्प करेगा, ये वाला पार्ट भी वी विल डिस्कस. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द बोर्ड एनसीईआरटी. ठीक है, बोर्ड के लिए आपको एनसीईआरटी का जो बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हैं, वो भी हम कवर करने वाले हैं एग्जॉस्टिवली. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं करेंगे, बट वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ ईच अदर. ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे को जान समझ लेते हैं. ठीक है, और फिर हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, तो हमारे पास जो केमिस्ट्री रहेगा, साइंस रहेगा, तो सबसे पहले तो एक बेसिक, क्योंकि जो मार्केट में कोई भी चीज़ चलती है तो कभी आपसे पूछ लेते हैं कि आप बताइए साइंस का क्या मतलब है. ठीक है, तो कोई कुछ कभी कभी पूछ लेते हैं मजाक में, तो व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, ऐसा करके पूछ लेते हैं. तो बताइए साइंस क्या होता है, कोई भी बताइए. आंसर गलत सही उससे मतलब नहीं है. क्लास शुड बी इंटरेक्टिव. आप अपना माइक को अनम्यूट कीजिए और बताइए साइंस का क्या मतलब है. नो वन इज इंटरेस्टेड टू आंसर. ओके, anyway we have chat option as well. You can write in the chat box. देखो साइंस क्या होता है, अगर हम एकदम लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, तो लेमन एकदम सिंपल तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज अ स्टडी ऑफ एनीथिंग. ठीक है, स्टडी ऑफ एनीथिंग. आप किसी भी चीज़ की स्टडी करेंगे. ठीक है, बट लेकिन वो स्टडी ऐसे नहीं रैंडमली आपको नहीं करनी है. इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड. वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी होनी चाहिए, प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड, या आई वुड से सिस्टमैटिक. वो स्टडी कैसी होनी चाहिए? सिस्टमैटिक होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, और ऐसे हवाबाजी नहीं, हवा में नहीं. वी हैव टू हैव सर्टेन एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट
तो हमें क्या करना होगा, सर्टेन एक्सपेरिमेंट वी नीड टू परफॉर्म, सो एक्सपेरिमेंटल भी होना चाहिए वो, ठीक है। सो स्टडी ऑफ एनीथिंग इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड और इन अ सिस्टमैटिक वे बाय परफॉर्मिंग सर्टेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग सर्टेन ऑब्जर्वेशन, तो आपके पास में कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगे, ठीक है। और वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या करेंगे आप, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, और वो कंक्लूजन कैसे होने चाहिए, बेनिफिशियल होने चाहिए फॉर साइंस as well as human society as a whole, human society as whole, ठीक है। सो बेसिकली इतना बड़ा डेफिनेशन है इसका, आप देख सकते हैं। मैंने उसको है ना ब्रेक करके बताया आपको कि कोई भी चीज़ है आपके पास में, चाहे किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, उसकी आप स्टडी करिए, you are free to study anything, but that study has to have certain systematic well organized way by performing certain experiments on it, ठीक है। and we are going to get certain observation, और वो observation के basis पे we are going to make certain conclusion, और वो conclusion beneficial होने चाहिए for a science as well as human society as a whole. I hope it is clear, ठीक है। so this is the definition, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सामने एक्सप्लेन करना है, तो डेफिनेटली साइंस का आपको रियल मीनिंग समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो है ऑर्गेनाइज या सिस्टमैटिक, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी पढ़ना नहीं है, ठीक है, उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करना है, तो ये वाला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा ऑब्जर्वर भी बनना पड़ेगा, कि अगर आपके आसपास में कोई सर्टेन चीज़ें हो रही है, ठीक है, तो वो सर्टेन जो चीज़ें हो रही है उनको आपको ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इफ़ यू आर वेरी गुड ऑब्जर्वर, डेफिनेटली आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। और फिर आपको कंक्लूड करना है, और जो कंक्लूजन है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर साइंस एज वेल एज ह्यूमन सोसाइटी। इज इट ओके, से यस और नो? यस सर। ओके ग्रेट, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को और समझते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप केमिस्ट्री से क्या समझते हैं, मतलब केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री का क्या मीनिंग हो सकता है, ये बताइए। व्हाट विल बी द मीनिंग? कबीर, यस कबीर वांट टू आंसर इट, यस कबीर। सर केमिस्ट्री को हिंदी में कुंडली भी कह सकते हैं। ओके, और कुछ, कोई और कुछ कहना चाह रहा है? देखो पार्टिसिपेट करोगे ना तो चीज़ें अच्छी लगेंगी आपको, वरना क्या होगा, नींद आ जाएगी, सो जाओगे तुम, है ना। तो थोड़ा बोलते रहो बीच बीच में, गलत ही सही लेकिन बोलते रहने का, उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें याद रहने लगेगा, ठीक है। जब हम चीज़ें है ना रिकॉल करते हैं, ठीक है, तो मन में थोड़ा सा बोलते हैं ना, तो डेफिनेटली वो याद रहती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है, एक टाइप का वी कैन कॉल कि ये मैटर की स्टडी है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि वी आर गोइंग टू स्टडी मैटर, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द मैटर। अब मैटर क्या होता है ये बात आप सबको मालूम है, इसलिए मैं यहाँ पे फालतू टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मैटर इज एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये सबको पता होता है। अब मैटर की हम लोग स्टडी करने वाले हैं, लेकिन मैटर की स्टडी कैसे करेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल की तरफ जाएंगे। सो इट्स कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल यानी कि मैटर किससे बना है, वो जो पार्टिकल्स है उनकी भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ऑब्वियसली आपको पता होगा एटम्स, ठीक है। आपने इसकी डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब भी रहेगा, बट मेनली हम एटम, मॉलिक्यूल, आयंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो इट्स कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स, वी आर गोइंग टू स्टडी मैटर इन द सी। केमिस्ट्री को कैसे कनेक्ट करोगे आप, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ मैटर, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स, ब्रैकेट में आप सोचेंगे एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, एंड देयर
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आपको यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ केमिकल केमिकल नहीं होता, ठीक है। कई बार हम ऐसा आंसर बहुत बोल देते हैं कि स्टडी ऑफ केमिकल इज केमिस्ट्री। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। केमिस्ट्री बहुत वाइड सब्जेक्ट है ना, इसका स्कोप बहुत वाइड है, ठीक है। तो वाइड स्कोप है इसका काफ़ी, किस फील्ड में है तो आप देख सकते हैं मेडिसिन जो है, ठीक है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन जो बनती है, ठीक है, वैक्सीन जो बनती है, वो सारे सारे क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपके पास पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो भी केमिस्ट्री की वजह से पॉसिबल हुआ है। सिमिलरली आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखेंगे तो वहाँ पे भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। इन द पेंट इंडस्ट्री जो अलग अलग टाइप के पैंट्स बनते हैं, ठीक है, वो सारे सारे केमिस्ट्री की देन है, ठीक है। सो दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स। इवन हमारा जो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। सो वो भी क्या है, हमारे एक टाइप की केमिस्ट्री है उसके अंदर, ठीक है। इवन डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी, इसलिए क्या है कि ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो अपने आप में काफ़ी वाइड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो डेफिनेशन इज दिस, आप इसको है ना कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से ब्रेक करके क्यों बताया, ब्रेक करके बताने में क्या होता है, आसान होता है। और लैंग्वेज क्या होती है, कई बार लिटरेचर पढ़ रहे हैं इस तरह से लगता है, तो आप यू कैन कनेक्ट लाइक दिस कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे करके आप कंप्लीट सेंटेंस बना के डेफिनेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया अबाउट द केमिस्ट्री। नाउ हमारे क्लास 10 के अंदर क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हम उनको स्टडी करने वाले हैं, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, साइंस का जो पहला चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये चैप्टर की जो बेसिक्स है, जो भी आप यहाँ पे सीखने वाले हैं, वो आपको 11th में हेल्प करेगा, ठीक है। 11th में कैसे हेल्प करेगा, आपके पास जो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस यहाँ पे आप पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, और कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या चीज़ें बदलेंगी, क्या क्या चेंज आएगा, ठीक है। उससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 11th में एक चैप्टर होता है मोल कॉन्सेप्ट करके, वहाँ पे ये केमिकल रिएक्शंस आपको बहुत हेल्प करेगी। इवन आपको केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी बहुत हेल्प करेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो आगे चल के आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है 11th स्टैंडर्ड के अंदर, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, ठीक है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर हमारे पास है, वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह सब लिखाई जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको इन डेप्थ भी पढ़ाया जाएगा, आपको 11th की थोड़ी चीजें बताई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रॉन्स्टन थियरी बता दूंगा, लुइस थियरी भी बता दूंगा एसिड बेस की, तो दैट विल कवर कि हाँ 11th में आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगी वो चीज़ें। फिर तीसरा चैप्टर है हमारे पास मेटल नॉन मेटल, ठीक है। मेटल नॉन मेटल बाद में भी लिखा होता है, तो आप यहाँ पे पहले लिख सकते हैं पीरियोडिक, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, बट चैप्टर का जो जिस्ट है वो ये है। और उसके बाद में मेटल नॉन मेट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। सो द फोर्थ वन, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये पूरा के पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री के 3 पार्ट आते हैं आगे चल के, ठीक है। वी हैव 3 पार्ट्स। एक केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। क्या होती है लेटर ऑन विल अंडरस्टैंड, अभी हमारा ये काम नहीं है कि कौन फिजिकल है, ठीक है। एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ठीक है, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री एक इनऑर्गेनिक है और एक ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक स्टार्टिंग फेज है। और लास्ट में वी विल हैव मेटल नॉन मेटल, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ने हैं। सो बेसिकली अगर हमें पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, सो आई वुड सजेस्ट कि हम सबसे पहले ये वाला चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर को पढ़ने से बेनिफिट क्या है, आई विल टेल यू। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अगर आप समझ जाते हैं कि एलिमेंट कहाँ कहाँ पर अरेंज है, किस किस तरीके से उनका एटॉमिक नंबर वेरी करता है, किस तरीके से मास नंबर वेरी करता है, कौन से ग्रुप में कौन सी एलिमेंट लोकेटेड है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, दैट विल हेल्प यू इमेंसली, ठीक है, इमेंसली। किसमें? आपको वैलेंसी पता करने में हेल्प करेगा वो। और अगर मान लो कि आपको वैलेंसी पता चल गई किसी की, तो फिर उसका केमिकल फॉर्मूला आप बना सकते हैं। अब क्लास 9th को याद करिए, है ना, आपको क्या दिया जाता था, जैसे मान लो कि आपको मैंने बोला कि बाईसल्फाइड सोडियम बाईसल्फाइड बनाइए, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो। तो यहाँ पे क्या है कि हमें सोडियम तो पता है कि ये Na है, बाईसल्फाइड क्या है, HS। अब ये नेगेटिव आयन होगा और ये पॉजिटिव आयन होगा। अगर हमें ये पूरा चार्ज का आइडिया है, तो इसका जो वैलेंसी है वो 1 है, इसका 1 है। सो वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लाई थिंग, राइट। और वी हैव क्रिस क्रॉस रूल, जिसकी वजह से हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको ये वैलेंसी का आइडिया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो केमिकल कंपाउंड्स को बना सकेंगे। और देखो, एक बार आपको केमिकल कंपाउंड बनाना आ गया, तो सोचो उसके बाद में आप केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले अपने को ये केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एक बेटर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे लेट मी गिव यू अ सिंपल थिंग, ठीक है। हम अब हमें पढ़ नहीं रहे, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि ये लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, ये वाले लोग है ना एक ही ग्रुप में होते हैं, ठीक है, ये वाले इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने इनको रखा होता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा ग्रुप 1 है, ठीक है, दिस इज ग्रुप 1। अब आपको यहाँ पे क्या होगा कि इन सब का वैलेंसी क्या होगा, तो सबका वैलेंसी होगा 1, ठीक है। सो वैलेंसी ऑफ ग्रुप 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वो पॉजिटिव का 1 होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव का 1 होगा इसका वैलेंसी, यानी कि जब भी ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो इसकी वैलेंसी 1 आपको लेके चलनी है। लेट अस कंसिडर वी हैव पोटेशियम, तो के हमने लेना है, तो इसके नीचे वैलेंसी आपको पता है कि ये 1 करता है। सपोज मुझे पोटेशियम सल्फेट बनाना है, व्हाट विल आई डू, दिस इज सल्फेट, सो यहाँ पे 2 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, K2SO4। आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पहले हमें पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए, उससे क्या होगा कि हमें वैलेंसी का पता चलेगा, ठीक है। वैलेंसी का पता चल जाएगा, एटॉमिक नंबर का पता चल जाएगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें वैलेंसी मिलता है। जैसे मान लो कि सोडियम की बात करें, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब 11 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखते हैं, 281। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और जो ऑक्टेट कंप्लीट करने में जो काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, ताकि वी हैव द ऑक्टेट इन द लास्ट ऑर्बिट। So in order to complete octet, we are supposed to remove 1 electron from the sodium, right? So that's why sodium is always going, sodium has always great tendency to form cationic ion, ठीक है, because cationic ion के पास में क्या होता है, octet complete होती है, जबकि इसके पास octet complete नहीं होती है।
अब ये चीजें आपको कैसे पता चल रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशंस अमंग द सेल्स एंड ऑर्बिट और यू में से सब सेल्स, राइट। वो आगे चल के आपको मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर 11 में, वहां पे आपको मिलेगा इन द ग्रेट डिटेल। But the idea is very simple. Once you have the idea about the periodic classification of elements, you would definitely got the idea about the atomic numbers, mass numbers, little bit mass numbers and the chemical properties of the elements. ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो सेम ग्रुप के लोग होते हैं ना, इनका केमिकल बिहेवियर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. सो द केमिकल बिहेवियर विद इन द ग्रुप is need is similar. Similarly, if we have element in the same period, then they might have certain property which are having similar characteristics. So अगर आपको इसका आइडिया रहेगा ना, तो यू विल प्रिडिक्ट कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी कि आयनिक बॉन्ड बनाएगी, कैसे बॉन्ड बनाएगी, और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, उसके बारे में आप डेफिनेटली बढ़िया से कमेंट कर सकेंगे. लेकिन अगर आपको इन सब का आइडिया नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करना शुरू करते हैं. ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, अब देखो स्कूल्स वगैरह में इट माइट नॉट पॉसिबल कि आपको इस तरह से पढ़ाएंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. ठीक है, लेकिन मैं आपको ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा दूंगा, बस आपको एक थोड़ा रफ आइडिया दे दूंगा, उसके बाद में हम पहले चैप्टर पे वापस लौट जाएंगे. ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, स्कूल के सिस्टम के साथ भी कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज करके चलना पड़ेगा, सो दैट आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट ना हो. ठीक है, क्योंकि आपको इधर कुछ और पढ़ाया जाएगा, स्कूल्स में कुछ और पढ़ाया जाएगा, तो दैट विल बी ओवरलैप नहीं करेगा, तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू गाइस. ठीक है, सो आई विल कंसिडर दैट पार्ट ऑल्सो. सो हम लोग क्या करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पूरा पूरा अभी चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर हम लेटर ऑन पढ़ेंगे जब स्कूल में चालू होता है तब. लेकिन अभी एटलीस्ट हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको सीख लेंगे. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आपको लर्न करना है. ठीक है, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास आपके घर में भी होगी. ठीक है, आप उसको देखते रहिए. देखो, अब उसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है उनको हमने कैसे कैसे ब्लॉक्स वगैरह में रखा हुआ है. सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वी हैव समथिंग लाइक 18 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, और साथ में रहेगा 7 पीरियड. ठीक है, पीरियड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रोज. ठीक है, ये इसका क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल रोज, जो रोज रहेंगी वो रहेंगी, और ग्रुप्स का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम. ठीक है, वर्टिकल कॉलम जो हैं वो उनको हम लोग बोलेंगे ग्रुप्स. ठीक है, उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में रखा हुआ है. ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक. ठीक है, दूसरा हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक. ठीक है, और थर्ड है उसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और फोर्थ है उसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक. ठीक है, सो दीज आर द 4 ब्लॉक. ठीक है, हमें ये सब थोड़ा आइडिया रखना है. देखो यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं, जनरली ये लोग मेटल्स होते हैं, आगे हम इसको भी देखेंगे. यहाँ पे आपको हर तरह की चीज मिलेगी, मेटल्स और मेटलॉइड्स, जिनको हम लोग सेमी मेटल भी बोलते हैं, और नॉन मेटल्स. ठीक है, पी ब्लॉक के अंदर. डी ब्लॉक में जनरली आपको मेटल मिलेंगे, और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे, मेटल्स. ठीक है, तो बहुत सारे मेटल्स हैं हमारे पास. ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट्स अभी तक हमने रखे हैं पीरियोडिक टेबल में, 118. सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, ये सब है. अब हम थोड़ा टेबल को बनाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स. ठीक है, आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता होता है कि पीरियोडिक टेबल हम कैसे बनाते हैं. ठीक है, सो हम ऐसे निमोनिक्स बना लेते हैं. ठीक है, लीना. ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ गर्ल लीना की रब
से फरियाद। ठीक है, इस तरीके से हमने ग्रुप 1 को याद कर लिया है। लीना की रब से फरियाद। Is it okay to everyone? If anyone want to write it, you can write लीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, ये निमोनिक्स है, जुगाड़ है, मतलब इसको याद करने के लिए ये हो जाएगा आपका के हियर, यहाँ से आपको आरबी लेने का है, यहाँ से आपको सी एस लेने का है। ये थोड़ा सा सी यहाँ पे साइलेंट रहेगा और ये एफ आर है। ठीक है, सो दिस इज योर ग्रुप 1। इज इट ओके लीना Yes, sir. की, है ना? इस तरीके से आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब सेकंड ग्रुप जो है ना, इसको कैसे याद करते हैं? ये हो गया आपका बेटा, ये हो गया आपका मांगे, ये हो गया कार, ये हो गया स्कूटर। अब यहाँ पे थोड़ा रिस्पेक्ट देना बनता है, पिताजी हैं ये, और ये राजी हो चुके हैं, मान गए हैं। ठीक है, सो दीज आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड। ये ग्रुप 1 हो गया और ये ग्रुप 2 हो गया। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 को याद करना है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे याद करना था? बेटा मांगे कार स्कूटर। ठीक है, थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे सकते हैं यहाँ पे, बट वी हैव टू मग अप दिस स्टफ, सो वी डोंट हैव चॉइस एनीवे। यहाँ पे आपको मिलेगा बेरिलियम, दिस इज मैग्नीशियम ऑब्वियसली, कैल्शियम, एस आर, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये लास्ट वाला है, बी ए और आर ए। ठीक है, इज इट ओके? Yes. ओके ग्रेट। नाउ अब यहाँ पे आपको है ना, ऐसे इतना काम करके खत्म नहीं कर देना है, थोड़ा सा एनालिसिस और कर लेना है। सो व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस आई एम टॉकिंग अबाउट? सी, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3। ठीक है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 37। और दिस वुड बी अ 55। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे है ना निकल के आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। 3 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है? 8 का। 11 और 19 में कितना डिफरेंस है? 8 8. का। और यहाँ से यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 18. 18 का। बहुत बढ़िया। यहाँ से यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 18. 18। अब आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है, सो यू नीड टू एड 32। सो कितना बनेगा ये? 87। इज इट ओके? Yes. सो ये चीज है ना आपको बहुत हेल्प करेगी कि आप जब है ना डाउन जा रहे हैं, ठीक है, ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं, तो आपको है ना फर्स्ट में 8 8 और फिर 18 18 और फिर 32 ऐड करना होगा। ठीक है, इज इट ओके? याद रहेगा आपको? अब आपको यहाँ पे जैसे मान लो कि कभी आप भूल जाओ, तो आपको पता है कि 19 होता है पोटेशियम। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप सीजियम का एटॉमिक नंबर बता सकते हो। हाँ, फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। सपोज यू नो कि यहाँ पे जो पोटेशियम है वो 19 है, एंड यू वांट टू कैलकुलेट एटॉमिक नंबर ऑफ दिस दिस एलिमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आप कैसे जाएंगे? प्लस का 18, और यहाँ से यहाँ पे आप कैसे जाएंगे? प्लस का 18 जाएंगे कि नहीं? सो 36 plus. 36 ऐड कर देंगे ना डायरेक्टली, यू कैन ऐड 36 इन 19, सो डेफिनेटली यू विल हैव दैट वैल्यू 55। सो आई होप इट इज क्लियर। सो हमें क्या करना है, थोड़ा सा माइंड को अपना एक्टिव बनाना है, सब कुछ रटना नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये जो दो एलिमेंट है ना, ये दो एलिमेंट ये रेडियो एक्टिव होते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी आपको आइडिया ही रहता है कि कंटिन्यूसली वो रेडिएशन को एमिट करेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये फ्रेंशियम एंड रेडियम। ठीक है, तो ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस जो लोग देते हैं, वो केमिकल रिएक्शन सीजियम और बेरियम तक के लोग देते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपको पूछा जाए कि बेरियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सो इट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट एटॉमिक नंबर ऑफ बेरियम। हाउ? यहाँ पे देखो इसका आपको मालूम है 55, तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा? 56, क्योंकि आप है ना
जब इस तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। और जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तब भी एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे है ना आपको यूनिट इंक्रीज मिलेगा, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है, 1 यूनिट। आई होप इट इज क्लियर। जैसे ये 37 है ना तो ये क्या हो जाएगा 38, ये 19 है तो ये क्या हो जाएगा 20, ये 11 है तो ये क्या हो जाएगा 12, ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा 4। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इज इट ओके? सिंपल है बहुत। सो ये जो दो ग्रुप मैंने लिखे ना इनका नाम होता है एस ब्लॉक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आपको मालूम है, हाँ सारे एलिमेंट हमारे पास हैं। और अब सारे एलिमेंट का अभी हमें इनमें से क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो जो ग्रुप वन है उसका हमें क्या याद होना चाहिए, वैलेंसी। क्योंकि ये जो वैलेंसी है वो आपको है ना केमिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में स्टडी करने में हेल्प करेगी। तो +1 हो जाएगा इसका वैलेंसी, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ये भी कितने होंगे 1। तो यहाँ पे खास बात ये है कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किस केस में, ग्रुप 1 में, ठीक है। और ये लोग होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ओके, सो वैलेंसी एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या पता होना चाहिए, वी नीड टू हैव आइडिया अबाउट द ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 में हमारे पास जो वैलेंसी रहेगा वो क्या रहेगा, सो वैलेंसी विल बी ऑफ 2, ठीक है, ये 2 रहेगा। सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट व्हाट विल बी द फॉर्मूला। तो आपको पता है बेरियम कहाँ से बिलोंग करता है, ग्रुप 2 से। सो बेरियम हो गया, इसके नीचे आप 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैलेंसी 2 है। और सल्फेट हमें पता है ये आयन होता है इस तरह का, तो इसकी भी वैलेंसी 2 है। रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। तो हम क्या करेंगे, BaSO4, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम सल्फेट। इज इट ओके हाउ वी आर गोइंग टू राइट द केमिकल फॉर्मूला फ्रॉम द नेम, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा आगे चल के ना इसका आइडिया होने से। सो वैलेंसी एंड यू नो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिमेट्री हम देखेंगे एक तो, जैसे हमारे पास लिथियम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2,1 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सोडियम है तो हम सोडियम को क्या लिख सकते हैं 2,8,1। तो देखो आउटर मोस्ट की ऊपर फोकस करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम की बात करें तो 19 होता है, 2,8,8। ये कितना हो गया 10 और 1 18 हो गया, एक ये हो गया। सो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है 1, ठीक है। सो दिस इज द सिमेट्री, ठीक है। लीना की रब, ये रब से फरियाद, ठीक है। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 37 होती है ना। 37 को हम कैसे लिखेंगे 2,8,8। अब देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट में कितनी वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम 8 ही रखें तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है किसी भी सेल की कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ सेल, कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे आ सकते हैं 2। आप, 2n² से फॉर्मूला याद है ना, टू यस एन सर। स्क्वायर तो n का वैल्यू 1 हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा 2। और अगर n का वैल्यू 2 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, ठीक है। अगर n = 3 है तो हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 18, ठीक है। और अगर n का वैल्यू 4 है तो हम कितने रख सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो होता है ना फर्स्ट वाला उसको हम लोग बोलेंगे K, और इसको बोलेंगे सेकंड वाले को L, ठीक है। फिर हम थर्ड वाले को बोलेंगे M और फोर वाले को बोलेंगे N। इज इट ओके, ये सेल वेल का ड्रामा होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कितना रख सकते हैं 18 रख सकते हैं, क्योंकि थर्ड थर्ड वाले पार्ट में देखो ये फर्स्ट वाला पार्ट है,
सेकंड ये पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। थर्ड में हम मैक्सिमम कितना प्लेस कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं। अब मैंने डायरेक्टली 18 क्यों रखा होगा, क्योंकि यहाँ पे 37 बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन सबको जोड़ के देख लेता हूँ कितने बन रहे हैं ये। 18 प्लस लेट्स से 10, तो ये कितना हो गया, 28। 28 बन गया। अभी भी मेरे पास 37 है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं एक बार और 8 रखूँ, ठीक है, तो कितना बन रहा है ये, 36। 36। 38। हाँ और अब सर और 1 एक आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं मतलब हमारा काम कितना आसान हो रहा है। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है डियर, क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इतने सारे यहाँ पे सेल आएंगे। सबको मालूम चल रहा है, देखो मैंने यहाँ पे कितने सारे बॉक्स बना दिए, 2, 8, 18, 8, 1, ये सारे बॉक्सेस मैं किस बेसिस पे बना रहा हूँ, किसी को आइडिया है मैंने ऐसा क्यों कर दिया है। मैंने लिथियम के लिए सिर्फ 2 ही बॉक्स बनाए, देखो 1 और 2, जबकि मैंने सोडियम के लिए 3 बॉक्स बनाए। ये मैं किस बेसिस पे कर रहा हूँ, किसी को आइडिया लग रहा है। सर, उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसलिए आपने इतने बॉक्स इतने रिंग्स बनाए। ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बहुत बेहतरीन लॉजिक ये है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये है ना सेकंड पीरियड का बंदा होता है, ठीक, और ये थर्ड पीरियड का बंदा होता है, और ये फोर्थ पीरियड का बंदा होता है, और ये फिफ्थ पीरियड का बंदा होता है। आप पीरियोडिक टेबल इफ यू हैव यू कैन चेक। फर्स्ट पीरियड में कौन होते हैं, 2 लोग होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। समझ में आ रही बात, आपने देखा है ना, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम होते हैं, सेकंड पीरियड में ये लोग होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नियोन, ये सब सेकंड पीरियड के लोग हैं। आर यू एबल टू फॉलो दिस थिंग, ठीक है। यस तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये 2 नंबर है, तो है ना आगे चल के आपको क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे, क्वांटम केमिस्ट्री, तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे 2 वैल्यूज कैसे हैं, ठीक है। तो ये 2 है ना, तो 2 और 1, ठीक है, इसलिए। और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल कैन बी पॉसिबल, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये 3 ऑर्बिटल हमने बनाए हैं। और यहाँ पे 4 ऑर्बिटल कैन बी पॉसिबल, देयरफॉर वी हैव 4 डब्बास। देन वी हैव फिफ्थ, सो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 डब्बे। समझ में आ रहे हैं हाउ टू मेक डब्बास। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पीरियड, पीरियोडिक टेबल। है ना, पीरियोडिक टेबल पे। तो इसलिए क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रटने वाली चीज नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो जब आप अंडरस्टैंड करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। अब सिंस टाइम खत्म हो चुका है, सो आई वुड से कि आप है ना मुझे अपना नाम और क्लास, ठीक है, लिख के दे देना, क्योंकि वो ग्रुप में कॉमन चीजें, मतलब कॉमन बच्चे हैं ना हमारे पास, तो हमें ना सेपरेट ग्रुप बनाएंगे बाद में, क्लास 10th के लिए अलग ही ग्रुप बनाएंगे, ताकि वो हमें हेल्पफुल रहेगा। तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर, लेट मी राइट इन द नेक्स्ट, 9601163640, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि आप क्लास 10th के हैं और आपका नाम ये है, ठीक है। सर, इतनी वो 960 फिर क्या है, 1 या 6? फिर से लिख देता हूँ, 9601163640, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट क्लास का आपको लिंक और वो सब भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ग्रुप में बने रहिए, वी विल हेल्प यू। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा एक आध दिन के बाद में, अभी हम बेसिक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय बाय एवरीवन।